हेलो फ्रेंड्स, बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 और 23 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की घटनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। जैसे हम बात करेंगे आज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वाड समिट कहाँ आयोजित किया गया है उसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तीरंदाजी विश्व कप किसने जीता है, भारत ने कितने मेडल इसमें जीते हैं, संपूर्ण चर्चा करेंगे। एमपी लोकल एरिया फंड स्कीम के तहत एक सांसद को एमपी को कितने फंड का लोकेट किया जाता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाल ही में राष्ट्रपति ने 2 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किए हैं, उनके क्या नाम है और उनके बारे में चर्चा करेंगे। बांग्लादेश ने भारत को अपने किस बंदरगाह की पेशकश की है उनके बारे में देखेंगे। इंफोसिस के हाल ही में सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है, इन सभी मुद्दों की आपके साथ विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। हेलो दोस्तों, बागड़ो एसबी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है उसके अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरू। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। नए प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज को 23 मई 2022 को गवर्नर जनरल डेविड हार्ले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इसका मतलब वहां के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, जनरल डेविड हार्ले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। उन्होंने स्कॉट मॉरिसन की जगह ली है। पहले जो पीएम थे वो कौन थे ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन। वह लेबर पार्टी के नेता हैं और लगभग 59 वर्ष के हैं। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज को उनके अपने एल्बो नाम से भी बुलाया जाता है। एंथनी का जन्म 2 मार्च 1963 को ऑस्ट्रेलिया के शहर कैपरडोन में हुआ था। एंथनी अल्बनीज का बचपन में बेहद दंगहाली में बीता था और उनकी मां दिव्यांग थी, जिसके चलते उन्हें पेंशन भी मिलती रहती थी। इससे एंथनी का पालन पोषण होता था। मतलब बचपन जो इनका था बिल्कुल ही नाजुक परिवार से था। जो माता को पेंशन मिलती थी उससे वो अपना गुजारा किया करते थे। अपने परिवार से स्कूल जाने वाले वह पहले व्यक्ति थे कौन, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पीएम नियुक्त हुए हैं। बेटे पर नाजायज का ठप्पा न लगे इसलिए मां ने उसे झूठ बोलते रहे और वह सिंगल पेरेंट चाइल्ड और अपनी मां के इकलौते बेटे थे। मां ने एंथनी को बचपन में बताया कि उनके पिता कार एक्सीडेंट में नहीं रहे, लेकिन मंत्री बनने के बाद पिता जिंदा मिले। दरअसल उनकी मां और पिता की कभी शादी ही नहीं हुई। कहा जाता है कि मां ने ऐसा इसलिए कहा था कि सोसाइटी में बेटे पर किसी प्रकार का ठप्पा न लग पाए। एंथनी जब 14 साल के हुए तब मां ने बताया कि पिता जिंदा है। मां की भावनाओं की कदर करते हुए अल्बनीज ने उनके जिंदा रहते कभी पिता को खोजने की कोशिश नहीं की। साल 2002 में मां का निधन हो गया और इसके बाद मंत्री बनने पर एक यात्रा के दौरान इटली गए और वहां अपने पिता से मिले थे। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो न्यू पीएम है उनकी सारी वार्ता है, किस तरह से उनका जीवन बीता और किस तरह से उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वाड समिट मई 2022 में किस शहर में आयोजित की गई थी। हाल ही में क्वाड की जो समिट है वो टोक्यो जापान के अंदर आयोजित की गई है। ये मीटिंग 23 से 24 मई 2022 को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए 23 मई को टोक्यो पहुंचे हैं। क्या होता है क्वाड? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वाड्रिलेटरल शब्द चतुर्भुज से लिया गया है और इस तरह यहाँ इसका मतलब निकला चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद। जैसे कि बाइलैटरल या द्विपक्षीय और ट्राइलेट्स या त्रिपक्षीय होता है, वैसे ही
चतुर्थ पक्षीय को क्वाड के नाम से जानते हैं। मैप में अगर देखें तो इसके अंदर कौन कौन शामिल हैं? क्वाड के अंदर इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्वाड समिट करते हैं। क्वाड मूल रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार जारी रहे। असल में हिंद प्रशांत महाक्षेत्र और इन चारों देशों के लिए एक व्यापारिक समुद्री मार्ग भी है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर भी कब्जे की मुहिम छेड़ रखी है, यहाँ तक कि वो कुछ छद्म या नकली द्वीप बनाकर अपने सैनिक तैनात कर रहा है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करके किया जा रहा है। चीन को क्वाड फूटी आंख भी नहीं सुहाता, वो शुरू से ही इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो इसे बीजिंग विरोधी गुट भी कहता है। समिट में कौन नेता शामिल हुए? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम फूमियो किशिडा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज जो हाल ही में न्यू नियुक्त हुए हैं, और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये सब यहाँ शामिल थे। समिट का क्या रहा एजेंडा? इंडो पैसिफिक रीजन में एक डीकार्बोनाइज्ड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क तैयार करना है और स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग और उसे सुलभ बनाना, इंडो पैसिफिक देशों की जलवायु निगरानी करना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना, ये कुछ मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब WEF की सालाना बैठक 2022 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यहाँ पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ईयरली मीटिंग 22 से 24 मई 2022 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है। इसमें तमाम देशों के आए लीडर दुनिया की स्थिति को परखते हुए भविष्य के लिए नीति और पार्टनरशिप करेंगे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय डेलीगेशन को लीड करेंगे। भारत सरकार के डेलीगेशन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का एजेंडा क्या था? महामारी से इकोनॉमी को कैसे उभारा जाए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, काम के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण, स्टॉक होल्डर कैपिटलिज्म मतलब हितधारक पूंजीवाद को तेज करना, चौथी औद्योगिक क्रांति पर फोकस करना, ये कुछ मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। WEF के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दावोस इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष है बोर्गे ब्रेंड। बोर्गे ब्रेंड यहाँ अध्यक्ष है और मुख्यालय दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2022 सेट्स 2 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल मिला के यहाँ 5 मेडल जीते हैं फ्रेंड्स। भारत के द्वारा 5 मेडल जीते गए हैं। तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन ग्वांज दक्षिण कोरिया में 16 से 22 मई 2022 तक आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुएल जर्मनी में आयोजित ISS वर्ल्ड कप जूनियर 2022 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यहाँ भारत ने टोटल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। जूनियर ISSP जर्मनी में जो आयोजित हुई थी हाल ही में, भारत ने 9 मई 20 से 20 मई सुएल जर्मनी में आयोजित हुई इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में टोटल 13 गोल्ड जीते हैं। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। गोल्ड जीतने वालों की खिलाड़ियों की सूची जो है वो आपको हमारी जो वेबसाइट लिंक है वहाँ से, जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यहाँ ओपन करोगे तो पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड के ब्याज उपयोग पर रोक लगा दी है। ये ब्याज कहाँ जमा होता है? तो ये ब्याज जो है CFI में जमा होता है। क्या है CFI? इसके बारे में चर्चा करते हैं। CFI का मतलब होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने MP लैंड के नियमों में संशोधन का आदेश दे दिया है। इस संशोधन के अनुसार
प्रत्येक सांसद को विकास कार्य के लिए आवंटित 5 करोड़ रुपए के वार्षिक फंड पर अर्जित ब्याज को वापस करना होगा। यह ब्याज केंद्र सरकार के सीपीआई को वापस करना होगा। क्या होता है एमपी लैंड्स? इस योजना को दिसंबर 1993 मतलब 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव ने लॉन्च किया था। योजना को सांसद को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य की सुविधा के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। एमपी लैंड को फंड केंद्र सरकार देती है। प्रारंभ में सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्य को करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। बाद में 1994-95 में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया। 97-98 में बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिए। 2011 में एमपी लैंड फंड में 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए कर दिए गए थे। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय इस फंड को रिलीज करता है। फंड का उपयोग कौन कर सकता है? सभी लोकसभा या राज्यसभा सांसद अपने नोडल जिले में संबंधित जिला प्राधिकरण को विकास परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं। सभी लोकसभा सदस्यों को नोडल जिले के रूप में एक जिले का चयन करना होता है। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कई जिले हैं तो नोडल जिला प्राधिकरण को धनराशि जारी की जाती है, जो फिर अन्य जिलों में धन ट्रांसफर की जाता है। एक राज्यसभा सांसद उस राज्य के एक से अधिक जिलों में परियोजनाओं की सिफारिश कर सकता है जहां से वह निर्वाचित हुआ था। नामांकित सदस्य इस बीच किसी एक राज्य से एक या एक से अधिक जिलों का चयन भी कर सकते हैं। यदि कोई निर्वाचित सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाहर एमपी लैंड फंड में योगदान करना चाहता है तो वह किसी वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपए तक के काम की सिफारिश कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एमपी लैंड में बदलाव। एमपी लैंड के तहत जारी फंड से होने वाली ब्याज आय को अब फंड में नहीं जोड़ा जाएगा और विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके ब्याज अर्जित ब्याज को अनिवार्य रूप से भारत के सीपीआई में जमा करना होगा। वर्ष 2019 से अब तक कितना फंड रिलीज हुआ है? तो भारत सरकार ने 2019 से 12 मई 2022 तक एमपी लैंड योजना के तहत 3167 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने किन 2 नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है? तो हाल ही के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सुधांशु धूलिया और जमशेद बी पारदीवाल को सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जमशेद बी पारदीवाल को जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले 5 मई को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने केंद्र को दोनों जजों के नाम की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने नियुक्ति पत्र पर साइन कर दिया। जस्टिस पारदीवाल देश के अगले चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। मई 2028 में वो चीफ जस्टिस बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 2.25 साल का ही होगा। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च अदालत है, 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। इससे पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने भारत को अपने किस बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो बांग्लादेश ने हाल ही में भारत को पेशकश की है चट्टगाम बंदरगाह को लेकर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अप्रैल 2022 में भारत को चट्टगाम बंदरगाह के उपयोग करने की पेशकश की है। इस बंदरगाह के भारत के पूर्वोत्तर राज्य विशेष रूप से असम और त्रिपुरा के लिए लाभकारी होंगे। बांग्लादेश की सीमा से लगे 2 अन्य पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मिजोरम, मतलब 4 राज्य बांग्लादेश से लगे हैं। विभाजन ने पूर्वोत्तर में व्यापार को कैसे प्रभावित किया है? आज़ादी से पहले पूर्वोत्तर राज्यों की सीपोर्ट्स मुख्यतः चट्टगाम पर पहुंच आसान थी, लेकिन 1947 में विभाजन ने इन दोनों नदियों और स्थानीय स्तर की सीमा व्यापार के माध्यम से चाय, लकड़ी, कोयले और तेल के परिवहन को तुरंत प्रभावित नहीं किया और इससे 1950 के दशक की शुरुआत तक अविभाजित असम हाईकोर्ट्स पर
कैपिटा इनकम वाले राज्यों के रूप में बना रहा। लेकिन व्यापार की मात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में खटास के साथ घटने लगी और इसके अलावा 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से पहले पूर्वोत्तर राज्यों को बांट लिया गया। पूर्वी पाकिस्तान से समुद्री पहुंच को रोक दिया गया, जिससे पश्चिमी बांग्लादेश से सामान लाना महंगा पड़ गया था फ्रेंड्स। तो ये था चट्टग्राम से संबंधित विभाजन से पहले क्या स्थिति थी और विभाजन के बाद अब क्या स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंफोसिस का सीईओ और एमडी दोबारा से किसे बनाया गया है? तो इंफोसिस के सीईओ और एमडी दोबारा से किसको बनाया गया है? सलील पारेख को। सलील पारेख को 21 मई 2022 को इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को 31 मार्च 2027 तक मतलब 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने वर्ष 2018 में कंपनी के सीईओ और एमडी का पद संभाला था, सलील पारेख। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करें। 2022 की जो थीम थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करें। ये फ्रेंड्स हमारा लोगो सभी प्रतियोगिता परीक्षा अति महत्वपूर्ण क्लासेज करंट अफेयर बागड़वा सर लेक्चरार के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप वेबसाइट पर जाएंगे और आज की और अन्य जितनी भी करंट अफेयर क्लासें इस बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल से अपलोड है वो सबकी सब आपको वेबसाइट पर मिलेगी। वहाँ से आप क्विकली 5 या 10 मिनट में अपना रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है विद डिटेल के साथ, डिटेल भी आप संपूर्ण पढ़ सकते हैं। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप वेबसाइट पेज पर जरूर दें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ और चैनल को शेयर जरूर कर दें।